हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने पिछले लेक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कंप्लीट किया था, जो कि हमारे सिलेबस का पहला पॉइंट था। आज हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसको कवर करेंगे और उसके जो भी फीचर्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला जो हमने पढ़ा था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड वाला, उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप था किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ला रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में। तो जो एक्ट आया 1935 वाला, ये हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया के लिए जो सेकंड माइलस्टोन है, हम वो कह सकते हैं। ठीक है, इट वाज लेंदी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। आप देखिए, इतना लेंदी और डिटेल डॉक्यूमेंट है। इसमें 321 सेक्शंस हैं और 10 शेड्यूल्स हैं इस एक्ट के अंदर। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स। तो हम फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल इंडिया फेडरेशन किस एक्ट में आया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन आया, जो कि प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को कंसिस्ट करता था। और जो एक्ट है, इसने क्या है, जो पावर है उसको डिवाइड किया किसके, सेंटर और जो सेंटर है और यूनिट्स के बीच में इसको डिवाइड किया। तो इसमें 3 लिस्ट हम पढ़ेंगे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, और थर्ड जो रहेगी वो रहेगी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो फेडरल लिस्ट में अगर हम बात करें तो फेडरल लिस्ट पे सेंटर लॉ बनाएगा। इसमें टोटल अगर बात करें तो 59 आइटम्स हैं। क्लियर। प्रोविंशियल लिस्ट में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस पर प्रोविंस लॉ बनाएगा, तो इसमें 54 आइटम्स हैं। फिर देखते हैं कॉन्करेंट। तो जो कॉन्करेंट मतलब क्या होता है कि इस पे सेंटर भी लॉ बना सकता है, मतलब फेडरल भी और प्रोविंशियल भी। तो फेडरल और प्रोविंशियल को मिला के क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो इसमें देखें तो कितने 36 आइटम्स हैं, 36। ठीक है, फिर एक टर्म आती है रेसिडुअरी पावर। तो जो रेसिडुअरी पावर है वो किसको दी, जो रेसिडुअरी पावर वो हमने वायसरॉय को दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेसिडुअरी पावर है मतलब कि क्या होता है ये आप समझिए यहाँ पे। जो रेसिडुअरी पावर, मान लिए हमने देखा फेडरल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बना रहा है, प्रोविंशियल में स्टेट लॉ बना रहा है, फिर कॉन्करेंट में देखा कि इसमें सेंटर और प्रोविंस दोनों लॉ बना रहे हैं। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो मतलब कि तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उसे कहेंगे कि भाई उस पे कौन लॉ बनाएगा। तो वो जो पावर है वो दी थी किसको, वायसरॉय को। क्लियर। अगर अभी के सनेरियो की बात करें तो जो रेसिडुअरी पावर वो आती है आर्टिकल 248 में, जो कि अभी सिनेरियो में देखा जाए तो जो है पावर पार्लियामेंट के पास। ठीक है, जो रेसिडुअरी पावर अभी देखें तो पार्लियामेंट के पास है, और पहले किसके पास थी, तो वायसरॉय के पास। ठीक है, जो फेडरेशन ये किया, ये नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। ये जो फोर्स में नहीं आया क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट है वो ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। अब हम सेकंड देखते हैं, इट एबोलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। जो डायरकी हमने पिछले एक्ट में पढ़ी थी 1919 वाले में, उसको क्या है, एबोलिस्ट कर दिया और उसकी प्लेस पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आया। ठीक है, जो प्रोविंस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्पेयर। मोर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, प्रोविंस में। जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नर है वर रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो गवर्नर कैसे एक्ट करेगा, एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कहाँ पे, हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। ठीक है, इफेक्ट में आया था 1937 में, लेकिन 1939 में इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया। ठीक है,
अब थर्ड देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जब हमने एक्ट पढ़ा था 1919 वाला, उसमें डायरकी कहाँ पे थी? प्रोविंशियल में थी, ठीक है, जिसमें हमने ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स हमने उसमें डिस्कस करे थे, ठीक है। तो जो अब वो डायरकी जो है वो अब सेंटर पे आ गई, और जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में डिवाइड किया, लेकिन जो प्रोविज़न है वो फोर्स में नहीं आया और ऑपरेशन में नहीं आया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। मीन्स इनने बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया 11 प्रोविंस में से 6 में, ठीक है। बाइकैमरलिज्म हमने पढ़ा था जहाँ पे अपर हाउस एंड लोअर हाउस रहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म, जो कि हमारा पिछले एक्ट 1919 में आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके नेम, लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। जो यूनाइटेड प्रोविंस है ये यूपी है, इसका पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। जिसमें वही अभी मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विच मीन्स लोअर हाउस। नाउ फिफ्थ पॉइंट, it further extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed class, means scheduled caste, women and labor workers। अब यहाँ पे देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हमने उसमें देखा था 1919 वाले में, उसमें एंग्लो सिक्स वगैरह यूरोपियंस को मिल रहा था, इधर पे उसको फिर से और एक्सटेंड कर दिया, किस किस को? डिप्रेस्ड क्लास और वुमेन और लेबर वर्कर्स, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप रखिए क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया विच इज एस्टेब्लिश इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, which was abolished in this act, and the Secretary of State for India is provided with a term of advisor means the Secretary of State is act as a advisor, okay। Now next point, it extended franchise, about 10% of the total population got the voting right। अभी क्या है, जो भी पूरे लोग जो है वो वोट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे थे, जो टोटल पॉपुलेशन है उसके जो 10% है टोटल पॉपुलेशन का, गॉट द राइट ऑफ वोटिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हमें पता है कि हमारा जो आरबीआई है वो इसी एक्ट के अंदर बना, तो ये आरबीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1 अप्रैल 1935, ये आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट की डेट है। और उसको नेशनलाइज कब किया था? नेशनलाइज हुआ था वो अपना 1949, वो सब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई जो है वो इस्टेब्लिश किस एक्ट के अंदर किया, या किस एक्ट के फीचर्स में था या प्रोविज़न में था, तो आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, it provided for the establishment of not only Federal Public Service Commission but also Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission। तो यहाँ पे क्या किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी किया, और तीसरा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी किया फॉर 2 और मोर प्रोविंस। मतलब कि जैसे 2 स्टेट्स हैं वो चाह रहे हैं कि उनके लिए कॉमन सर्विस कमीशन बने, तो वो हो सकता है, ठीक है। अब हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या, फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब हुआ, डेट याद रखिए, पूछता है बहुत बार, 1937। तो 1937 में क्या है, फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये जो 10 हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इसके बाहर से आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा इस एक्ट के अंदर। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट के अंदर आएगा, अगर आपने इनको ध्यान से सुना है और समझा है
अगर आपको कोई डाउट भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा एक एक कमेंट का। तो यहाँ पे हमने अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा 19 था और 1935 जो अभी हमने कंप्लीट किया, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इसका थोड़ा सा ये देखा कि ये लेंथीएस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत सारा पार्ट है। ठीक है, हमने इसके फीचर्स को कंप्लीट किया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे फीचर्स वगैरह समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।